नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं पूरे उत्तर भारत में इस वक्त बाढ़ और बारिश के कहर के बारे में। शुरुआत से अगर हम यहां पर शुरू करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग जितने भी जिले हैं इस वक्त सबसे ज्यादा त्राहिमाम वहां पर देखने को मिल रहा है। चूंकि हमने देखा कि बीते दिनों वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भी लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। लगभग 35 लोगों की कुल मौत हुई थी और कई ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यात्रा लगातार पिछले 11 से 12 दिनों से रुकी हुई है और अब इंतजार इस बात का है कि जब मौसम साफ हो और परिस्थितियां वहां पर ठीक हो तो एक बार फिर से वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मानसून में सबसे ज्यादा तबाही इस बार देखने को मिली है। हालांकि मानसून की शुरुआत से ही यहाँ पर ये जो तबाही का मंजर है वो इस वक्त देखने को तो नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मानसून अपने मिड में आया, यानी मानसून ने जब रफ्तार पकड़ी तो उसके बाद सबसे ज्यादा कहर यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाब के बारे में, तो पंजाब की जो परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आप समझिए कि 1600 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो कि इस वक्त पंजाब में जूझ रहे हैं, मानसून की मार को झेल रहे हैं और बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। लोगों के घर हो, मकान हो, दुकान हो, आशियाने हो, सभी इस वक्त तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ साथ जानवर भी, पशु भी प्रभावित हो रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर लोग कहीं पर फंसे हुए हैं, वो किसी तरीके से शोरगुल करके, वो किसी तरीके से अगर संपर्क करेंगे तो उन तक मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन पशुओं के स्थिति की अगर बात करें तो पशुओं के लिहाज से ये संभव नहीं है उनके केस में। और ऐसे में आप समझिए कि कितने हजारों पशु जो कि बाढ़ में बहते हुए चले जा रहे हैं। जिन लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा है उनकी स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनके एक तरीके से अगर कहा जाए जिनकी आमदनी ही खेती बाड़ी से होती है, पशुओं के जरिए होती है, उनको सबसे ज्यादा इसमें झटका लगा होगा। हरियाणा की बात करें तो पंजाब से सटा हुआ हरियाणा का जितना इलाका आता है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है और धीरे धीरे करके ये जो तबाही का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस वक्त आप समझिए कि 25 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते दिन हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी थी, पीलीभीत से खास तौर पर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जो कि डराने वाली थी और रुलाने वाली भी थी। रुलाने वाली तस्वीर वो इसलिए क्योंकि 35 गांव पीलीभीत के इस वक्त पूरे तरीके से बाढ़ में है, बाढ़ की चपेट में है, जलमग्न हो चुके हैं और आप समझिए कि कई हजारों की आबादी खास तौर पर प्रभावित यहाँ पर हो रही है, लिहाजा लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। उत्तराखंड की अगर हम इधर बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में हर साल हमने देखा है कि मानसून के वक्त यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान होता है और काफी ज्यादा लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बार जब मानसून की शुरुआत हुई थी और इस बार जब आप समझिए कि बारिश की शुरुआत जब हुई थी तब उत्तराखंड में इतनी तबाही नहीं देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही मानसून रफ्तार पकड़ता चला गया और उसके बाद अगस्त का जब महीना आया तो अगस्त का महीना अपने साथ तबाही लेकर आया। हालांकि उत्तराखंड की ऐसी परिस्थिति है कि जब भी वहां पर मौसम बदलता है तो बारिश सबसे पहले दस्तक देती है। यानी उत्तराखंड में जो प्री मानसून की स्थिति थी वो भी मानसून की तरह नजर आ रही थी। कुछ समय के लिए लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अभी भी वहां पर परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अब हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि दिल्ली में भी एक तरफ हमने देखा कि यमुना के आसपास जितने इलाके हैं, सेक्टर 128 हो गया, 135 हो गया, ये तमाम जो इलाके हैं वो इस वक्त जलमग्न हो रहे हैं। हालांकि गनीमत और थोड़ी सी राहत यहाँ पर यह है कि नदी का जलस्तर घट रहा है और जैसे जैसे जलस्तर कम हो रहा है, जितने इलाके जो कि जलमग्न नजर आ रहे थे वहां से धीरे धीरे पानी का जो बहाव है, जो पानी का जमाव है वो कम हो रहा है। लेकिन आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि यमुना के किनारे ताजमहल है और वहां पर स्थित है। हजारों की संख्या में हर रोज पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, ताज को निहारने के लिए, उसका दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त इस मौसम में एक तरफ जहां आप समझिए कि बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है तो ताजमहल तक भी वो पानी पहुंच चुका है। हालांकि एक वक्त था जब ताजमहल के पास वो जो यमुना नदी गुजरती है वहां पर जब पानी हल्का फुल्का भर जाता था तो खूबसूरती एक अलग देखने को मिलती थी। लेकिन किसी भी चीज की अति काफी ज्यादा खराब होती है। यमुना नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ताजमहल के परिसर तक, आप समझिए कि ताजमहल को टच करता हुआ यमुना का पानी इस वक्त नजर आ रहा है। और बीते दिनों की अगर हम बात करते हैं तो गोकुल बैराज से लगभग शुक्रवार शाम को पानी छोड़ा गया था और 1.22 लाख क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया था। नतीजन यमुना में बाढ़ जैसे हालात बन गए और जलस्तर एक बार फिर से वहां पर बढ़ चुका है।
चेतावनी बिंदी से लगभग आप समझिए कि 3.5 फीट ऊपर पानी इस वक्त बह रहा है। हल्का सा भी अगर जलस्तर बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर 1 फीट तक भी अगर जलस्तर बढ़ता है तो कितनी परेशानी होती है। जो निचले और तराई वाले इलाके हैं वहां पर सबसे पहले पानी भर जाता है। तो ऐसे में 3.5 फीट ऊपर जब यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी कैसी परिस्थिति नजर आ रही होगी। यमुना का पानी जैसे ही वहां पर पहुंचा उसके बाद लगातार यहाँ पर हमने तस्वीरें देखी कि लोगों को वहां से दूसरे जगहों से शिफ्ट किया जा रहा था और जितने निचले इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी जल्दी जल्दी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ चीजों का दरअसल यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आज गणेश विसर्जन भी होने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन को लेकर एक खास तैयारी की जाती है, लेकिन अब उत्तर भारत में भी लोग इसे मनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सावधानी यहाँ पर भी बरतने की जरूरत है। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको बता देते हैं। जब आप गणेश जी का विसर्जन करें तो आप ज्यादा गहरे पानी में ना जाएं और संभव हो तो अपने घर में ही आसपास किसी टब में, किसी गड्ढेनुमा चीज में आप गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। नगर निगम की ओर से बैरिगेटिंग लगा दी गई है और वहां पर बकायदा नोटिस बोर्ड और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि इस लेवल के आगे आप ना बढ़े, नहीं तो कुछ हादसा हो सकता है और लोगों की जान पर भी बात बन सकती है। बच्चों को नदी में जाने से रोकने के लिए कहा गया है और फिलहाल बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी तराई वाले इलाके हैं जहां पर लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उनसे एक खास अपील की गई है कि आप अपने जितने भी जरूरी कागजात हैं, जितने भी जरूरत के सामान हैं, उन सबको आप प्लास्टिक बैग में रखें, यानी वाटरप्रूफ बैग में रखें। क्या क्या चीजें हो सकती है? आधार कार्ड हो सकता है, पासबुक हो सकता है, बैंक से रिलेटेड कार्ड्स हो सकते हैं, राशन कार्ड हो सकता है। तो इन सभी चीजों को आप प्लास्टिक बैग में रखें, वाटर बैग में रखें, वाटरप्रूफ बैग में रखें ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आपको आगे जाकर हो। जो सूखे अनाज है वो मवेशियों के लिए खास तौर पर किसी सुरक्षित जगह पर रखिए जहां पर आपको लगे कि बाढ़ वहां तक नहीं आ सकती है, पानी वहां तक नहीं पहुंच सकता है और अगर संभव हो तो आप अपने मवेशियों को, पशुओं को भी वहां पर ही बांध कर रखें। इसके अलावा जैसे जैसे चेतावनी जारी की गई है वैसे लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि पानी काफी दूर तक पहुंच चुका है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली भी काट दी गई है, लाइट है नहीं और सुरक्षा के लिहाज से तमाम कदम उठाए गए हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर एक दूसरे राज्य में बाढ़ बारिश से हालात यहाँ पर बेकाबू होते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ताजमहल तक भी यमुना का पानी पहुंच चुका है। पर्यटकों की संख्या पर खासा असर यहाँ पर पड़ रहा है, लिहाजा लोगों से अपील यही की जा रही है कि एक बार मौसम साफ हो जाए, प्रशासन के लिहाज से थोड़ी यहाँ पर स्थिति नियंत्रित हो जाए, उसके बाद ही लोग यहाँ पर पहुंचे और ताज का दीदार करें और फिर आनंद उठाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।